अस्सलाम वालेकुम। हम मुराबा के स्टैंडर्ड पर थे और क्लॉज ऑफ 2/5 तक पहुंचे थे। गारंटीज रिलेटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए, ये जो क्लॉजेस हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही अहम क्लॉजेस है। एक तो ओवरऑल मुराबा, कि इस्लामिक बैंकिंग में इसका बड़ा एक मकाम रहा है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और एक ज़माने तक मुझे याद है कि अर्ली 2000s में और इवन लेट 2000s में और 2010s में भी इवन मुराबा का एक बहुत बड़ा चंक होता था। आई रिमेम्बर 2006 या 7 में इसका मुराबा का जो वॉल्यूम था, कम से कम 70% ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस हुआ करता था। अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद फिर बैंक आहिस्ता आहिस्ता इस्तिस्ना की तरफ आए, कोई सलम की तरफ चला गया। और इसमें एक बहुत बड़ा इनकलाब, रेवोल्यूशन जो बर्पा किया है वो तिजारा ने किया है, जिसको मुसावमा भी बाज बैंकों में कहते हैं, बाज बैंक से इसको तिजारा कहते हैं। उसके बाद फिर ये काफी एक रेवोल्यूशन आया। मुराबा ग्रेजुअली कम होता चला गया, बट स्टिल अभी भी मुराबा एक बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम है। इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो इसकी रूलिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग तवज्जो से इसको जरा देखिएगा। यहाँ बात हो रही है गारंटीज की। गारंटीज से मुराद यहाँ पर वो सिक्योरिटीज हैं जो आप फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए या इस सौदे को सिक्योर करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो जमानात हैं बेसिकली, कि जिससे ये आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने में आपको अश्योरेंस दे। तो पहली क्लॉज वो कह रहा है, इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर द परचेज ऑर्डर गारंटी performance deed regarding the good performance by the supplier of his contractual obligations towards institution। वो ये कह रहा है कि आप कस्टमर से गारंटी ले सकते हैं। किसकी? अपनी अपनी गारंटी देगा कस्टमर, या किसी किसी और के लिए गारंटी देगा? सर वो किसी भी सप्लायर को अगर रेफर करता है तो उसकी जो गुड्स हैं उसकी क्वालिटी की और उनकी परफॉर्मेंस की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कस्टमर अपनी गारंटी नहीं दे सकता। हमने इससे पहले दो स्टैंडर्ड्स में बात की है। वकाला के स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था कि वकालत और कफालत एक साथ जमा नहीं हो सकते। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने जो गारंटी का स्टैंडर्ड किया था उसमें भी ये बात आई थी कि कफालत और वकालत को एक साथ जमा नहीं किया जाता। यानी गारंटी, वकील अपने अमल की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो वकालत होती ही ट्रस्ट बेस है और वो अपने अमल की गारंटी दे तो ये काबिल जमा नहीं है। तो यहाँ पर जिस गारंटी की बात कर रहा है वो अपने अमल की, अपनी बात नहीं कर रहा कि वो अपने अमल की गारंटी दे रहा है, अपनी किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहा। वो जो गारंटी दे रहा है वो सप्लायर की गारंटी दे रहा है कि सप्लायर अपना काम ठीक से ढंग से करेगा। अपनी अपनी वो गारंटी नहीं दे रहा, ये याद रखिएगा। गारंटी वो किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक क्वेश्चन इस तरह का अगर आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वकील अगर वो किसी भी हैसियत में है, वो अपने अमल की गारंटी, अपनी गारंटी वो बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं दे सकता इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। और वो ये गारंटी देगा भी तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देगा, एंड नॉट इन हिज कैपेसिटी एज परचेज ऑर्डर और इन हिज कैपेसिटी एज एन एजेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो ना परचेज ऑर्डर की हैसियत में ये गारंटी देगा और ना इंस्टीट्यूशन के एजेंट के तौर पे देगा। वो ये गारंटी देगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो गारंटी देगा। ठीक है? ये गारंटी वो ले दे सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। Hence, if the Murabha contract is not executed, his guarantee would still be valid। तो इस सूरत में मुराबा कॉन्ट्रैक्ट चाहे एग्जीक्यूट ना भी हो, तब भी उसकी गारंटी वैलिड रहेगी। कि अगर फर्ज करें कि मुराबा आगे कंक्लूड नहीं होता, मुराबा आगे नहीं दिया जा सकता, तो तब भी उसकी ये गारंटी वैलिड रहेगी। यानी कि उसके पर्सनल कैपेसिटी में इसके गारंटी देने की सूरत ही यही बनती है कि बिल फर्ज अगर मुराबा कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, तब भी उसकी गारंटी वैलिड रहे। दिस गारंटी इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस वेयर द कस्टमर हैज सजेस्टेड अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर द आइटम दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मुराबा कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कह रहा है कि ये गारंटी फकत उस सूरत में होगी जहां पे कस्टमर किसी खास सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ इशारा करे कि मुझे
जो गुड्स चाहिए वो इस खास सप्लायर से चाहिए। ठीक है। वैसे जो बैंकों में राइज मुराबा है उसमें होता ही यही है कि क्लाइंट बता रहा होता है कि किस सप्लायर से खरीदना है। यानी ये उसूल लागू ही होता है हर मुराबा में जो कि हमारे यहाँ होता है। हाँ, कभी इस तरह की सिचुएशन होती ही होगी कि मुराबा की इब्तिदा में या इस्लामिक बैंकिंग की इब्तिदा में मे बी इन 1990s या अरब कंट्रीज में ये होता होगा कि वहाँ पर बैंक अपनी मर्जी से भी सप्लायर मुंतखब करके उसको वो मतलूबा शेयर फराहम कर सकते हैं। और अरब कंट्रीज में कुछ ट्रेडिंग हाउसेस भी बने हुए हैं जहाँ वो बाकायदा ये गुड्स परचेज करते हैं और उनके पास वेयर हाउसेस भी इवन मौजूद। तो वहाँ ये शायद एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो मुराबा होता है वो नॉर्मली होता ही, हम बैंक खरीदता ही वहीं से जहाँ पे कस्टमर जहाँ जिसकी तरफ इशारा करे। उसकी वजह ये हम सबसे बड़ी वजह इसलिए करते हैं कि कस्टमर अगर इनकार करे तो उसके पास इनकार की कोई हैसियत ना हो। जैसे वो कह सकता है कि भाई ये आप कहाँ से लेके आए, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे ये वाला माल नहीं चाहिए था। अगर आप अपनी मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी का सप्लायर मुंतखब करेंगे, तो कस्टमर के रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको पसंद नहीं आया, यहाँ पर तो वो खुद कह रहा है कि आप इस सप्लायर से आप गुड्स खरीदें, तो ये एहतमाल काफी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन हमसे भी है और सप्लायर से भी है। तो इनकार करेगा तो उसका रिलेशन सप्लायर से भी खराब हो जाएगा। As a consequence of this guarantee, the customer shall make good any damage suffered by the institution due to failure of the supplier to provide good performance of his contractual obligation। तो वो कह रहे हैं कि इस गारंटी की सूरत में कस्टमर उस किसी भी किस्म के नुकसान का जामिन होगा जो कि सप्लायर की अदम परफॉर्मेंस की वजह से कोई नुकसान बैंक को सफर करना पड़े। These obligations concern meeting the specification of the item to be supplied and the exercise of diligence in executing the contract। वो कह रहे हैं कि ये obligations हो सकती हैं कि इस सूरत में हो सकती हैं कि जो आइटम जो स्पेसिफिकेशन बैंक ने सप्लायर को कहा था उसको उसने मीट नहीं किया, या उसने कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डिलीजेंस नहीं की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ विच मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन टाइम। कि अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो जाहिर है इंस्टीट्यूशन का टाइम बर्बाद होगा, उसकी एफर्ट बर्बाद होगी, उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद होगी, क्योंकि जो चीज़ खरीदी जा रही है वो बैंक की ही है, बैंक की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो सप्लायर उनका ख्याल नहीं रखेगा तो जाहिर है इन सारी सूरतों में बैंक को नुकसान होगा। और इन अ लीगल डिस्प्यूट एंड डैमेज क्लेम्स, कि ये इन सूरतों में लीगल डिस्प्यूट भी पैदा हो सकते हैं, डैमेज क्लेम्स भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि अगर क्लाइंट परफॉर्मेंस आप क्लाइंट से लेना चाहें, परफॉर्मेंस गारंटी कि जो सप्लायर है वो अपनी परफॉर्मेंस करेगा और सही से ढंग से देगा, तो आप ये कर सकते हैं बशर्ते कि ये पर्सनल कैपेसिटी में हो, उसकी अपनी बतौर एजेंट ना हो, ना वो बैंक के क्लाइंट के तौर पर इस तरह की कोई गारंटी दे। और इसमें सबसे अहम शर्त ये है कि ये उस सूरत में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो खुद सप्लायर दिखाए कि फला सप्लायर से आपने खरीदना है। तो वहां पर बैंक अपने आप को किसी नुकसान से बचाने के लिए वहां पर मुतालबा कर सकता है कि तुम कोई गारंटी ला के दो, मतलब तुम अपनी कोई गारंटी दो कि ये सप्लायर परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं। इट इज नॉट परमिटेड टू इम्पोज ऑन अ कस्टमर हु इज द परचेज ऑर्डर अ गारंटी रिगार्डिंग हैजर्ड that may affect the items such as damage and destruction during a period of shipment। ये कुछ कह रहे हैं? ओके। वो कह रहे हैं कि हाँ, आप कस्टमर को हु इज द परचेज ऑर्डर, जो कि परचेज ऑर्डर है, आप उस पर इम्पोज नहीं कर सकते कि तुम गारंटी दो कि मेरे गुड्स को कुछ नहीं होगा। दैट मे इफेक्ट द आइटम सच एज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ शिपमेंट और स्टोरेज। आप इसमें गौर करें। वो कहना ये चाह रहा है कि जो इन ट्रांजिट रिस्क होता है, अगर सप्लायर से आप माल खरीदते हैं तो सप्लायर की प्रेमिसेस से कस्टमर की प्रेमिसेस तक जो रिस्क है वो बैंक को बेयर करना चाहिए। और वहां माल पहुंचने के बाद कस्टमर के प्रेमिसेस में जब तक वो माल मौजूद है, उस वक्त तक जब तक आप इसको क्लाइंट को ना बेचें, तब तक उसका जमान, उसका रिस्क बैंक के नाम पे होना चाहिए। अगर बैंक क्लाइंट को कहे कि तुम गारंटी दो
कि किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में इन ट्रांजिट, शिपमेंट के दौरान या वहां पर स्टोरेज के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान की या डिस्ट्रक्शन की या गुड्स को कुछ भी हो जाए, तो तुम उसके जिम्मेदार हो। तो वो कह रहा है कि इस तरह की गारंटी जायज नहीं है। अगर आपने उससे जमान दिलवाया, उसको गारंटी दिलवाई उस माल की जो कि बेसिकली आपके रिस्क पे होनी चाहिए थी, तो फिर ये आपका जो ट्रांजेक्शन, आपकी जो ट्रांजेक्शन है, ये नॉन कंप्लाइंट हो जाएगी। ये अगेन अदनान साहब और खुर्रम साहब, नबील साहब, तो इनके ये बड़ा चैलेंजिंग मामला है। अमूमन एक होता ये बहुत कि चैलेंजिंग कस्टमर मामला ही, है। ये बहुत जी, चैलेंजिंग मामला कस्टमर है ही इसमें। तकाफुल अरेंज कर रहा होता है, इंश्योरेंस अरेंज कर रहा होता है इन ट्रांजिट, और जितना अरसा वहां पर पड़ा हुआ है, तो वो तो बेसिकली वो खुद रिस्क उठा रहा है। अच्छा, इसमें ना हम इसको वैसे कवर जो करते हैं ना, वो जो मुवाता जो पढ़ा था ना, जो एमओयू है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस फ्लो, उसके तहत हम एक ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, जिसमें ये वो एक कमिटमेंट कह लें या एक वादा कह लें, जिसमें ये होता है कि जो हम हमारे पास गुड्स की डिलीवरी के बाद, मतलब उसके पास ये है कि जो सप्लायर है वो गुड्स हमें पहुंचा के देगा। जो शिपमेंट का जो पीरियड है वो हम जो है ना उसमें लिखवा लेते हैं कि जो आपका सप्लायर है जिससे भी आप परचेज करना चाह रहे हैं, उसकी टर्म्स कंडीशन ये है कि उस वो आपको आपके गोडाउन में या आपके ऑफिस में परचेज पहुंचा के देगा। तो वो हम उसको बाजू का से भी कवर करते हैं प्रोजेक्ट पीरियड के। देखें अदनान भाई, इसमें आपको ये देखना होता है, बहुत जरूरी ये होता है कि आप ये देखें कि सप्लायर के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हुई है। ये बहुत जरूरी होता है। ये लाजमी नहीं होता कि सप्लायर ही वेयर हाउस तक या आपके कस्टमर तक पहुंचे, यानी इन ट्रांजिट रिस्क लाजमी नहीं है कि सप्लायर ही बेयर करे। हाँ, होता है, सब बहुत सारे केसेस में होता है कि सप्लायर ही बेयर कर रहा होता है, बहुत सारे केसेस में। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सप्लायर बेयर नहीं कर रहा होता, कस्टमर को खुद वहां से माल उठाना पड़ता है। और वो जितना भी रिस्क होता है, वो अगर कस्टमर अपने लिए खरीद रहा है तो कस्टमर का रिस्क होता है, और अगर वो बैंक के बिहाफ पे एज एन एजेंट खरीद रहा होता है तो वो बैंक बैंक का रिस्क होता है। कि इन ट्रांजिट रिस्क एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम नॉर्मली ये करते हैं बैंक्स में कि हम ये देखते हैं कि क्या टर्म्स कंडीशन क्या तय हुई है। हम प्रोसेस फ्लो में उस चीज को बाकायदा कवर करते हैं, और वहाँ ये लिखते हैं कि इन ट्रांजिट रिस्क अगर सप्लायर के ऊपर है तो हम ये लिखवाते हैं कि सप्लायर के पास इसका मतलब वो जो रिस्क है वो सप्लायर खुद पहुंचाएगा हमारे कस्टमर के प्रेमिसेस तक। लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं है और आपके क्लाइंट के ऊपर है, तो फिर तो ये आपका ऐसा रिस्क है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि एजेंट होता ही वो है जो कि समझ लें कि अमानतन जो चीज पड़ी होती है वो उसके पास अमानतन पड़ी होती है। अगर वो परचेज एजेंट है तो परचेज करने के बाद या परचेज करते हुए वो एज अ अपने तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाकर हिफाजत की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा इवेंट हो जाए जो उसकी दस्तरस से बाहर हो तो वो जिम्मेदार नहीं होता। आज एजेंसी का सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड नंबर 23 में, वो यही था कि एजेंट के पास जो चीज होती है वो अमानतन होती है। एजेंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट उसका अमानतदार होना होता है। ये एक इस तरह की चीज है जिसमें अमानत का पहलू उसमें पोशीदा होता है, तो आप क्लाइंट पर नहीं डाल सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन इसमें आप ये चीज भी देखें अदनान साहब के, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इनको टर्म्स भी देखने पड़ते हैं कि रिस्क कब से आपको ट्रांसफर हुआ है, किस इनको टर्म, हर इनको टर्म के तहत एक अलग उसके उसके समझने के रूल्स होते हैं कि अगर एफओबी है तो उसके क्या रूल्स हैं, अगर एक्स वर्क है तो उसके क्या रूल्स हैं, सीएफआर है तो क्या रूल्स हैं, अगर अगर वो डीपी बेसिस पर है तो उसके क्या रूल्स हैं। ये सब देखने पड़ते हैं। बाज दफा आपका जो रिस्क है वो वहाँ इंपोर्टर के प्रेमिसेस से गुड्स उठाने से ही आपका शुरू हो जाता है। बाज दफा आपका रिस्क ये शिपमेंट के बाद स्टार्ट हो जाता है। बाज दफा यहाँ तक आपके वेयर हाउस तक, कस्टमर के वेयर हाउस तक पहुंचाना सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। तो अगेन ये सारी चीजें देखनी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेकिन चैलेंजिंग पॉइंट, है इस वक्त असल इस्लामिक पॉइंट बैंकिंग में। ये है कि इस पे अमल इसका करना असल बड़ा पॉइंट ये है एक कि मुश्किल अभी काम तक बैंक वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। जो मैं समझ रहा हूँ, जो अभी तक प्रैक्टिकली है, बैंक ये जो ट्रांजिट पीरियड की शिपमेंट का जो रिस्क है वो अभी तक लेने को तैयार नहीं है। मतलब वो कस्टमर के एंड पे है। ही होता है।
इसका हल अभी तक कोई बिल्कुल। कोई उस तरह का कोई हल या कोई ऐसा कोई निकाला नहीं गया। ना, या तो इसके ऊपर ऐसी कोई कॉस्टिंग नहीं की गई कि आप बाद में मुराबा की कॉस्ट में उसको ऐड कर लें या अपनी प्रॉफिट की कॉस्ट में ऐड कर लें। तो अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला किसी बैंक ने ड्राइव किया नहीं है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट हाँ, किया जाए। ये बहरहाल बहुत चैलेंजिंग मामला है। जी हाँ। इसको इतनी इजीली बैंक्स इसको कर नहीं सकते। मोस्टली ज्यादातर ये होता है कि आप क्लाइंट से ही आप तकाफुल कवरेज ले लेते हैं। तो इवन अगेन आपने स्टैंडर्ड्स में कहीं पढ़ा होगा कि अगर आप इस तरह के कोई एक्सपेंसेस वकील पे डालते हैं तो उसकी रीइंबर्समेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रीइंबर्स करें। ऐसी कोई प्रैक्टिकली कोई रीइंबर्समेंट नहीं होती। कस्टमर ही वकील के तौर पर आपके लिए इंश्योरेंस कर रहा होता है, और बस वो उसी हद तक ही होता है। चलें, ये हमारा जो समझ लें कि दर्द दिल है वो काफी लंबा हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, अगले क्लॉज पे चलते हैं। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन इन द केस ऑफ अ बाइंडिंग प्रॉमिस बाय द कस्टमर टू टेक अ सम ऑफ मनी एज हामिश जिद्दीया। आप ये कर सकते हैं कि उसके बाइंडिंग प्रॉमिस को इंश्योर करने के लिए, उसने आपसे वादा किया कि आपसे परचेज करेगा, उस परचेज करने को इंश्योर करने के लिए मैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाम हामिश जिद्दीया ले सकता हूँ। दिस इज टू बी पेड बाय द कस्टमर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये कस्टमर पे करेगा इंस्टीट्यूशन की रिक्वेस्ट पर, बोथ एज एन इंडिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, ये जाहिर करने के लिए कि कस्टमर की फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो खरीद भी सकता है और पेमेंट भी कर सकता है, एंड टू इंश्योर दैट एंड टू इंश्योर द कंपनसेशन ऑफ एनी डैमेज टू द इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच बाय द कस्टमर ऑफ हिज बाइंडिंग प्रॉमिस। या ये कि कस्टमर ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी की सूरत में इंस्टीट्यूशन को, बैंक को जो नुकसान होता है, डैमेज होता है, वो उसको पूरा करेगा। तो वो पूरा करने के लिए आप हामिश जिद्दिया पहले से ले लेते हैं। अगर फर्ज करें कि वो इनकार करे, आपसे ना खरीदे, और आपको वो माल औने पौने दामों आपको मार्केट में बेचना पड़ गया, तो आप जाहिर है बाद में उससे मुतालबा करते रहेंगे, और अगर वो आपको पे ना करे, तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए हामिश जिद्दिया ले लेते हैं। हामिश जिद्दिया, अरबी में जिद्दी कहते हैं सीरियसनेस को। हामिश जिद्दिया का मतलब हुआ कि वो डिपॉजिट जो कि आपकी सीरियसनेस को शो करता है। सीरियसनेस इस सेंस में शो होती है कि आप वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हैं, और आप बतौर गारंटी बैंक को वो डिपॉजिट सबमिट करने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स यू आर सीरियस टू परचेज। उसको इंश्योर करने के लिए आप ये हामिश जिद्दिया लेते हैं। ये हामिश जिद्दिया आपके प्राइस का पार्ट नहीं होता, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वादे के स्टेज पर होता है, और फकत इसलिए होता है कि कस्टमर वादा पूरा करे। इससे बढ़कर ये हामिश जिद्दिया कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हैविंग टेकन दिस हामिश जिद्दिया, द इंस्टीट्यूशन नीड नॉट टू डिमांड कंपनसेशन फॉर डैमेज एज दिस में बी चार्ज अगेंस्ट द हामिश जिद्दिया। अगर कस्टमर ने अपनी वादा खिलाफी की, आपसे परचेज नहीं किया, तो आपको कस्टमर से कंपनसेशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल हामिश जिद्दिया से आप अपना अपने चार्जेस वसूल कर सकते हैं। द हामिश जिद्दिया इज नॉट कंसिडर्ड एज अरबून। इसको अरबून नहीं समझना चाहिए। अरबून बयाना होता है, जो अलग से आगे क्लॉज आएगी। वो प्राइस का पार्ट बन सकता है, बनता है बल्कि। इनफैक्ट वो प्राइस मुराबा कंक्लूड करने के बाद वो लिया जाता है, जबकि हामिश जिद्दिया ये पहले वादे की स्टेज पे लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर एज सिक्योरिटी फॉर हिज कमिटमेंट कैन बी आइदर हेल्ड if the customer permits the institution to invest it as an investment trust on the basis of मुदारबा। या तो ये कि कस्टमर आपको इजाजत दे कि आप ये जो पैसा है हमें दिया है, तो उसने बतौर सिक्योरिटी दिया है, तो आप चाहें तो इसको आप मुदारबा बेस्ड अकाउंट में डाल सकते हैं, ताकि इससे कस्टमर को अर्निंग होती रहे। या और हेल्ड इन करंट अकाउंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर, या इसको आप करंट अकाउंट में रखें कस्टमर के डिस्क्रिप्शन पे। यानी हमें जिद्दी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है बेसिकली, जो क्लाइंट आपको दे रहा है। तो इसको कहाँ रखना है, ये आप क्लाइंट से रजामंदी लेकर इसको या तो करंट अकाउंट में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन द केस ऑफ द कस्टमर्स ब्रीच ऑफ हिज बाइंडिंग प्रॉमिस, द इंस्टीट्यूशन इज नॉट परमिटेड टू रिटेन हामिज जिद्दिया एज सच। अगर उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो आपको हामिज जिद्दिया रखने का कोई हक नहीं है, आप वापस करेंगे। इंस्टेड द सर पूरा नहीं इंस्टीट्यूशन किया, राइट आर लिमिटेड। जी। ब्रीच ऑफ हिज बाइंडिंग प्रोमिस। ओके ओके ओके। इन केस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ा। इन द केस ऑफ द कस्टमर्स ब्रीच ऑफ हिज बाइंडिंग प्रॉमिस। देखिए, फायदा यही होता है, अगर आप भी गौर से पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो जहां मैंने पढ़ने में गलती कर दी, आप वहां मुझे भी रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जहां पे कस्टमर ने
बाइंडिंग प्रॉमिस को ब्रीच किया, अपनी इस प्रॉमिस को कि वो हमसे परचेज करेगा, ब्रीच किया, तो उस सूरत में आप हामिज जिद्दिया को पूरा का पूरा रिटेन नहीं कर सकते। आगे इसकी वजाहत आएगी। इंस्टेंट द इंस्टीट्यूशंस राइट आर लिमिटेड टू डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल डैमेज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच। बैंक से अपना के पास इतना राइट है कि वो एक्चुअल डैमेज को डिडक्ट करे उस पैसों से, वो सारा का सारा रिटेन नहीं कर सकता, वो अपना एक्चुअल डैमेज उससे वो करेगा, रिकवर करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच, नेमली द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द आइटम बोन द इंस्टीट्यूशन एंड द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। वो एक्चुअल डैमेज से क्या मुराद है? वो डिफरेंस मुराद है कि जिस पैसे पर बैंक ने खरीदा है और उस पैसे पर जो कि थर्ड पार्टी को जिस जिस पैसों पर जिस प्राइस पर सेल किया गया है। तो ये जो डिफरेंस है आप हामिज जिद्दिया से रिकवर कर सकते हैं। द एक्चुअल डैमेज टू द इंस्टीट्यूशन मे नॉट इंक्लूड द लॉस ऑफ इट्स मार्कअप इन द मुराबा ट्रांजेक्शन। आपको मुराबा मतलब मार्कअप का जो नुकसान हुआ है, अगर क्लाइंट आपसे लेता तो आपसे मार्कअप पे खरीदता, वो मार्कअप आप चार्ज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। अपॉर्चुनिटी लॉस आप रिकवर नहीं कर सकते, एक्चुअल लॉस रिकवर कर सकते हैं। एक्चुअल से मुराद ये कि कस्टमर ने इनकार किया लेने से, आपको मार्केट में बेचना पड़ गया, अब जो प्राइस का डिफरेंस है ये आप रिकवर कर सकते हैं। आप जो प्रॉफिट इससे अर्न करना था इसके खरीदने की सूरत में, वो रिकवर नहीं कर सकते आप। When the customer has fulfilled his promise and executed the contract of Muraba, the institution must refund Hamish Jiddiya to the customer। अगर कस्टमर ने अपना वादा पूरा किया है और कॉन्ट्रैक्ट मुराबा का कर लिया, उसका वादा यही था ना कि वो आपसे खरीदेगा, उसने खरीदा और मुराबातन खरीदा आपसे, तो आपको चाहिए कि हामिज जिद्दिया रिफंड करें, उसको वापस करें। द इंस्टीट्यूशन इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट आउट ऑफ हामिज जिद्दिया। वो इंस्टीट्यूशन को, बैंक को ये इजाजत नहीं है कि वो हामिज जिद्दिया से कोई एक्स्ट्रा रकम उससे डिडक्ट करे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, सिवाय उस मरहले के जहां पर कस्टमर वादा खिलाफी करे, जैसा कि ऊपर गुजरा। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू एग्री विद द कस्टमर दैट द अमाउंट ऑफ हामिज जिद्दिया विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस पेबल बाय द कस्टमर परसुएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबा। वो कह रहे हैं कि हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि हामिज जिद्दिया आप डिडक्ट करें उस प्राइस। अब उसने देखें वादा पूरा कर लिया, आपसे खरीद लिया ना, आपसे खरीद लिया है, तो खरीदने के बाद आपको हामिज जिद्दिया वापस करना था। लेकिन आप हामिद जिद्दिया वापस करने के बजाय क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई आप मुझे वापस ना करें, आप इसको, जो मेरे ऊपर अब प्राइस पेएबल हो गया है, ये गुड्स मैंने आपसे खरीद लिया, अब इसकी पेमेंट मुझ पर वाजिबुल अदा है, तो आप इसको हामिद जिद्दिया को उस मद में आप डिडक्ट कर लें, यानी एक तरह का मुकासा कर लें। समझ रहे हैं? ये मुकासे की एक सूरत बन रही है कि हामिद जिद्दिया बैंक के पास है, जो बैंक को वापस करना चाहिए था क्लाइंट से, उसका ये तय हुआ कि ये वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पेएबल है उससे इस हामिद जिद्दिया को डिडक्ट कर लिया जाए। द अमाउंट ऑफ हामिद जिद्दिया विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस पेएबल बाय द कस्टमर परसुएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबा। अब तक कोई मुश्किल नहीं है ना? नहीं सर, ठीक है, सही है। सब बराबर है? आजकल जाकिर नाइक साहब आए हुए हैं, तो वो अपने उस गुजराती लहजे में, या वो जो बम्बई की जो लैंग्वेज होती है उसमें अक्सर वो यही कहते हैं, बराबर है ना, सब बराबर है। तो वो जबान पे चढ़ गई है। जी बराबर है, बराबर है सर। बराबर है, ठीक है। जी जी आगे सर, वो बात सब करता है बराबर अर्बन है। की। माशाल्लाह, ग्रेट। आगे बात करते हैं अर्बून की। इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू टेक अर्बून अपॉन कंक्लूजन ऑफ द मुराबा सेल विद द कस्टमर। देखिए, हामिद जिद्दिया प्रॉमिस स्टेज पर होता है और अर्बून उस वक्त होता है कि जब मुराबा एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ, एक्चुअली में कंक्लूड हुआ, तो उस वक्त अर्बून लिया जाएगा। दिस में नॉट बी डन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेज एट विच द कस्टमर हैज गिवन हिज प्रॉमिस टू परचेज। ये मुराबा कंक्लूड होने से पहले आप नहीं ले सकते, उस कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेज में आप नहीं ले सकते, जब कस्टमर प्रॉमिस कर रहा है वो वाला स्टेज, यहाँ पर उस स्टेज पर आप अर्बून नहीं लेंगे। इन द इवेंट दैट द कस्टमर रिवोक्स द कॉन्ट्रैक्ट इन एन अर्बून बेस्ड ट्रांजेक्शन, इट इज प्रेफरेबल दैट द इंस्टीट्यूशन, अच्छा प्रेफरेबल का वर्ड है, देखिए गौर कीजिएगा, इट इज प्रेफरेबल दैट द इंस्टीट्यूशन आफ्टर डिडक्टिंग द actual damage it incurs refunds the remaining amount of अर्बून to the
कस्टमर कि मुराबा हो गया, एग्जीक्यूट हो गया से मुराद ये कि इजाब कबूल हो गई, आपने अरबून ले लिया, अरबून लेने के बाद वो मुकर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, तो उसूलन तो ये अरबून आप सारा का सारा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये उस प्राइस का पार्ट है, उसने आपको अदा करना था, अभी सारा का सारा भी रख सकते हैं। हाउएवर जो स्टैंडर्ड है वो आपको कहता है कि प्रेफरेबल ये है, बेहतर है कि आप अपना एक्चुअल डैमेज बस रिकवर करें और बाकी आप वापस करें। एहसन तरीका यही है, बेहतरीन तरीका जो रिकमेंडेड तरीका है, मुस्ताहब तरीका है, वो यही है कि अरबून आप सारा का सारा ना रखें, बल्कि उसमें से अपना एक्चुअल डैमेज, आपको अगर एक्चुअल डैमेज हुई है उसके ब्रीच ऑफ उसकी वजह से कि कॉन्ट्रैक्ट उसने कैंसिल कर दिया, अब आपको वो गुड्स वापस लेनी पड़ी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आपको पड़ रहे हैं, फिर आपको कहीं जाकर मार्केट में बेचना है, और वो जो मार्केट में बेचेंगे वो जो डिफरेंस है, तो एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपको एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं, वो आप फकत रिकवर करें, बाकी आप कस्टमर को रिफंड करें। The damage in this context mean the difference between the cost of the item borne the institution and the price at which the item is sold to a third party. डैमेज से मुराद वही है जो हामिद जिद्दिया में था, सेम वही है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो मार्कअप वगैरह वो इससे डिडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो एक्चुअल जो कॉस्ट है वो आप डिडक्ट करेंगे। अभी अगली क्लॉज शुरू हो गई, क्लॉज नंबर 3, एक्विजिशन ऑफ टाइटल टू एंड पोजेशन ऑफ द एसेट बाय द इंस्टीट्यूशन और इट्स एजेंट। ये टाइटल उन गुड्स के टाइटल और पोजीशन से रिलेटेड है, जो कि या तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से होगा या एजेंट की तरफ से होगा, ये इसकी वजाहत करेंगे आगे। द एक्विजिशन ऑफ द एसेट और गुड बाय द इंस्टीट्यूशन प्रायर टू इट्स सेल बाय मीन ऑफ मुराबा, के जो एसेट को हासिल करना या गुड्स को हासिल करना बैंक की तरफ से सेल करने से पहले, मुराबाहतन सेल करने से पहले क्या अहकाम है। तो इसमें पहली क्लॉज है, द इंस्टीट्यूशन शेल नॉट सेल एनी आइटम इन अ मुराबा ट्रांजेक्शन बिफोर इट अक्वायर्स सच आइटम, कि जब तक बैंक कोई चीज खुद ना खरीदे आगे वो उसको बेच नहीं सकता, जब तक खुद खरीदेगा नहीं तब तक वो बेच नहीं सकता, यानी शॉर्ट सेलिंग इसकी इजाजत नहीं है। शरीयत में शॉर्ट सेलिंग हराम है। शॉर्ट सेलिंग से मुराद वही और ये यही होता है कि आपने वो गुड्स आपने खुद परचेज नहीं किए और ये आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं और आपने आगे सेल आउट कर दिया। तो इस्लामिक बैंकिंग में शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज नॉट वैलिड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू कंक्लूड अ मुराबा सेल विद द कस्टमर बिफोर द इंस्टीट्यूशन कंक्लूड्स अ परचेज कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर ऑफ द आइटम, the subject matter of the muraba, and before it acquires actual or constructive possession of such item, which can be achieved when the supplier gives the institution control over the item or the document like represent possession thereof. इतनी लंबी चौड़ी बात वो फकत ये कर रहा है कि मुराबा सेल से पहले आप जो सप्लायर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर आपके पास आ रहा है, तो जब तक आपके आप खरीद नहीं लेते और वो आपके पास आ नहीं जाता, और जब तक आपके पास एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं आ जाती, और ये एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कैसे अचीव होगी ये वो बता रहा है कि विच कैन बी अचीव व्हेन द सप्लायर गिव्स द इंस्टीट्यूशन कंट्रोल ओवर द आइटम टू द डॉक्यूमेंट और द डॉक्यूमेंट, वो आपको या तो गुड्स पर आपको कंट्रोल दे दे, तखलिया करे, जिसको हमने पहले भी कब्जे में हमने एक्सप्लेन किया था कि वो तखलिया आपको दे, आपको इस तरह से तसर्रुफ का इख्तियार दे दे आपको, आप फिर आपकी मर्जी होती है कि अब आप उठाएं ना उठाएं आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसने आपको तसर्रुफ का इख्तियार दे दिया, तखलिया कर लिया, अपने गुड्स से उसको सेपरेट कर दिया, तो आपकी पोजीशन खुद ब खुद हो जाती है। तो या तो गुड्स का पोजीशन होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन होता है। इन केस ऑफ इम्पोर्ट वो इंशाल्लाह उसके लिए अलग से क्लॉजेज हैं, वहां पर हम तफसील से देखेंगे। लाइकवाइज द मुराबा इज कंसिडर्ड वॉइड इन केस द कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर इज वॉइड, कि जब आपका सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है ड्यू टू एनी शरिया रीजन, वो बातिल हो गया आपका और सप्लायर का, तो आपकी जो सेकंड सेल है जो कि आप कस्टमर को आपने मुराबातन बेची थी वो भी बातिल हो जाएगी, क्योंकि बे अव्वल बे दुव्वम सेकंड सेल मशरूत है बे अव्वल पर, कि बे अव्वल ठीक होगा तो बे दुव्वम भी सही होगा। तो अगर आपकी फर्स्ट सेल ड्यू टू एनी रीजन वॉइड हो गई तो फिर सेकंड सेल भी आपकी जो मुराबा आपने कस्टमर के साथ किया है वो भी वॉइड हो जाएगी, बिकॉज इन दिस केस द इंस्टीट्यूशन वुड फेल टू अक्वायर कंप्लीट टाइटल टू द आइटम। ऑब्वियसली जब सेल पहली सेल इसलिए कैंसिल हो रही है
कि बैंक के पास टाइटल नहीं आया था, कि जब तक वो टाइटल नहीं आएगा उसके पास, उसकी ओनरशिप में चीज नहीं आएगी और उसने आगे बेच दिया, तो अभी जब पहली सूरत ही इसकी बातिल है तो दूसरी सूरत भी खुद ब खुद बातिल हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि इट इज परमिटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड सप्लायर बी कंप्लीटेड बाय मींस ऑफ अ मीटिंग ऑफ द टू पार्टीज टू डिस्कस द डिटेल्स एट विच पॉइंट द कॉन्ट्रैक्ट में बी एग्जीक्यूटेड। वो कह रहे हैं कि बैंक के और सप्लायर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब दोनों पार्टीज मिलेंगी और आपस में एग्रीमेंट करेंगी और जो शराइत पर इत्तेफाक होगा। देखिए ये वो सूरत है जहां पर बैंक खुद परचेज कर रहा हो। उमूमन आपको पता है कि ये सूरत होती नहीं है, क्लाइंट आपके बिहाफ पे जाता है और क्लाइंट आपके बिहाफ पे जा रहा है, तो ये कोई प्रेफरेबल तरीका नहीं है। ये आगे स्टैंडर्ड बात करेगा या पीछे गुजर चुका है या आगे कहीं पे बात करेगा, तो ये कोई प्रेफर्ड तरीका नहीं है। उसूलन आपको जाना चाहिए। ठीक है। लाइकवाइज इट इज परमिटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी कंप्लीटेड थ्रू एक्सचेंजिंग ऑफ द नोटिसेस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये भी इजाजत है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट हो जाए सप्लायर के साथ जब बाकायदा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्जीक्यूट हो जाए, आइदर इन राइटिंग or by any form of modern communication customarily practice according to non principles। या तो ये कि आप जबानी तौर पर ईजाब कबूल करें या कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन का जरिया है कि जिसके जरिए आजकल जैसे आप बाहर के कंट्रीज के साथ सप्लायर्स के साथ आप स्विफ्ट मैसेजेस पे गुफ्तगू करते हैं, स्विफ्ट मैसेजेस का तबादला होता है, या फिर कोई कोई और जदीद सूरत, आपने फैक्स किया या ईमेल आई, ये जदीद सूरतें हो सकती हैं। अच्छा ये बात यहाँ पर आ रही है, ये जरा क्लॉज जरा गौर से देखिएगा। द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज दैट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ परचेजेस द आइटम डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर। उसूल तो ये होना चाहिए कि बैंक खुद जाकर सप्लायर से खरीदे, ये उसूल होना चाहिए। हाउएवर इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द परचेज। वो कह रहा है कि या तो आप खुद जाएं या फिर ये कि आप बैंक किसी थर्ड पार्टी को अपना एजेंट बनाए कस्टमर के अलावा। बेहतरीन तो ये है कि आप कस्टमर के अलावा कोई थर्ड पर्सन आपका एजेंट हो और वो आपके बिहाफ पे जाके एग्जीक्यूट करे। एंड द कस्टमर शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू एक्ट एज एन एजेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ डायर नीड। बड़ी अजीब है नबील साहब और अदनान साहब, ये तो बिल्कुल आपके पाकिस्तान में बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग को बिल्कुल मुनहदिम अलग। करने पे तुले हैं। बिल्कुल, इसके बाद तो मुराबा कर ही नहीं सकते। इसके बाद तो मुराबा नाउ आई नहीं एम कर सकते। क्यूरियस कि मैं जाके देखूं स्टेट बैंक ने इसको कैसे अडॉप्ट किया। वैसे तो खैर मैंने काफी अर्सा पहले देखा था, लेकिन सर वो नीचे देखना ही आई है, डोंट पड़ेगा। नो। लेकिन वो डायर देखना। नीड का ऑप्शन दे रहा है। वो डायर नीड तो ऐसी चीज है ना, बतौर इस्तेरार इस्तेरारी कैफियत में आप तो डायर एक्सरसाइज कर हम सकते हैं। जवाद, हम तो क्या कहते हैं अपना नबील, इस तरारी अपने कैफियत क्या नाम नहीं है। भाई नबील, हम तो इस्तरारी कैफियत नहीं, हमारे पास तो मैंडेटरी कैफियत ही है। हम तो कर ही सर बस सकते हैं। आजकल नहीं नहीं जो हम कोई एडीआर ऑप्शन के सोचते ही नहीं है ना। नहीं सर, जो एडीआर के मसले आ गए अब तो इसरारी कैफियत ही रहेगी। नहीं उसमें उसमें अब भी ये कोई एडीआर जरूरी मुराबा नहीं से है। तो पूरा नहीं होगा नबील, लेकिन जो भी है बहरहाल कोई कोई अपॉर्चुनिटी बैंक छोड़ेगा नहीं एडीआर बराबर करने के लिए। हाँ, मुराबाहा करें, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप उसी को ही एजेंट बनाएं। और तरीके भी हो सकते हैं। वैसे बाय द वे ये मार्केट में कोशिशें हुई हैं पास्ट में, ऐसा हुआ है कि बाकायदा इदारे बनाए गए हैं जिनको बैंक बाकायदा पे करती है और वो बैंक के बिहाफ पर ये सारे उमूर अंजाम देने के लिए मेरे ख्याल तैयार थे। में सर जब तक ये मार्केट मेच्योर होगी ना, आफ्टर टाइम जब तक मार्केट में शेयर बढ़ेगा, मार्केट मेच्योर होगी, तो ऑटोमेटिकली बाइंग हाउसेस बनना शुरू होंगे। हम्म। जैसे हम ये कह लें कि वैल्यूटर एजेंसीज हम अपॉइंट करते हैं, हम हम्म। इनकम एस्टिमेशन के लिए एजेंसीज अपॉइंट करते हैं। इस तरह बाइंग हाउसेस की एजेंसीज भी अपॉइंट होंगी, डिफरेंट कमोडिटीज की, बिल्कुल जिनकी बिल्कुल, एक्सपर्टीज होंगी। ये कोशिशें बट ये हुई हैं, बाय द वे हुई हैं, पास ये में होती रही हैं, लेकिन वो बराबर साबित नहीं हुई। बैंक से इसकी तरफ जाते नहीं है क्योंकि रेगुलेटर की तरफ से भी बहुत ज्यादा इस हवाले से सख्ती नहीं है। गो के इस पर सर्कुलर्स हैं कुछ रेगुलेटर्स के, बट अभी भी मतलब जिसको कहते हैं ना कि इस पर इतनी सख्ती उमूमन की नहीं जाती, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर इस्लामिक बैंकिंग सरवाइव कैसे करेगी। इसका हल बैंकों ने ये ढूंढा है कि अब मुराबाहा पे की तरफ कमी तवज्जो देते हैं, ये दूसरी ये आसान चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है, इस्तिस्ना ये मुसावमा, इस तरफ ज्यादा जा रहा है। ये
फर्दरमोर द एजेंट मस्ट नॉट सेल द आइटम टू हिमसेल्फ, कि एजेंट अपने आप को नहीं बेच सकता। ये आपने एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में भी, सॉरी स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि एजेंट अपने आप को नहीं बेच सकता। ठीक है। रादर द इंस्टीट्यूशन मस्ट फर्स्ट एक्वायर टाइटल ऑफ द आइटम, पहले बैंक अपना टाइटल अपने नाम पे करे, यानी अपनी ओनरशिप में ले, एंड देन सेल इट टू द एजेंट, फिर वो खुद एजेंट को भेजे। एजेंट अपने आप को नहीं बेचे। देखिए, एजेंट को वैसे अपॉइंट तो किया जा सकता है सेल करने के लिए, तो वो अपने आप को भी बेच सकता है, उसूलन तो इसकी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि ये भी मुनासिब नहीं है। बल्कि मुनासिब क्या, ये तो बिल्कुल उससे मना कर रहा है कि आप ये नहीं करें, बल्कि आप बैंक खुद उसको अलग एज एन ऑनर अलग से बेचे, उसको अपने आप को ना बेचने दें। ठीक है। ये दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये खत्म हो जाए। ये थोड़ा कुछ सेकंड रहे। फिर कह रहे हैं कि इन केस व्हेन द कस्टमर इज ऑथोराइज्ड टू परचेज द आइटम एज द इंस्टीट्यूशन एजेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी टू अडॉप्ट। ये हम दोबारा रीज्वाइनिंग के बाद डिस्कस करते हैं, क्लॉज जरा लंबी है। अभी रिज्वाइन कर लें। जी, रीज्वाइन कर लें।